हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे बीएससी क्लास 12 का थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। So business environment includes all the factors, forces, individuals and institutions which exist outside the business domain but have the ability to change the business decisions. ओके, तो यहाँ पर वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, जो बिजनेस डोमेन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई चेंजेस आते हैं तो ये आपके बिजनेस के डिसीजन या फिर वो उनकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो अब इसमें दो ही मेन कंडीशंस होती है। एक तो वो आपके बिजनेस डोमेन के बाहर होने चाहिए, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और दूसरा वो कि उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपकी एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो वो मिलकर क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। या फिर हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आपके आसपास की सारी सराउंडिंग्स जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करती हैं, वो मिलकर बनाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसके सराउंडिंग्स में आपके 5 तरह के एनवायरनमेंट शामिल होते हैं। एक सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिक। तो आपके एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं, या बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस होते हैं। एक हो जाएगा इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। ओके, तो इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाए और जो आपके बैंक रेट्स है वो बढ़ जाए, कम हो जाए, सोसाइटी का कल्चर बदल जाए, टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हैं वो बदल जाए, जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है वो बदल जाए, या उनके कुछ लॉस बदल जाए, तो इससे क्या होगा, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट होगा। ओके, अब हम देखते हैं कि हालांकि ये जो सारे बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपके बिजनेस डोमेन के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, पर उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो आपके बिजनेस एंटरप्राइजेस के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके टैक्सेस हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा देती है तो इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप चाहकर भी टैक्सेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते। बट अगर टैक्सेस बदलते हैं, बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो इससे आपके बिजनेस इंटरप्राइज के डिसीजन में फर्क आएगा। तो अगर टैक्सेस बढ़ा देंगे तो आपके जो गुड्स है वो मार्केट में एक्सपेंसिव हो जाएंगे, तो उसकी डिमांड मार्केट में कम हो सकती है। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, तो अगर मार्केट में टेक्नोलॉजी कोई नई आ जाती है तो इससे जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो आउटडेटेड हो जाएगी, तो आपको भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको उस एनवायरनमेंट से कोऑपरेट करने के लिए। फिर है आपका चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स। तो अगर कस्टमर का फैशन बदल जाता है, कोई नया ट्रेंड आ जाता है मार्केट में, तो इससे भी क्या होगा, उनकी डिमांड बदलेगी, तो आपको भी वो चेंजेस सिमिलर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करने पड़ेंगे। फिर है कंपटीशन। तो मार्केट में अगर कंपटीशन बढ़ जाता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर पूरी मार्केट में आप अकेले दुकान थे तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट डिसाइड कर सकते थे या प्राइसेस डिसाइड कर सकते थे। अब अगर कंपटीशन आएंगे तो आपको अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो अभी हमने देखी वो सब क्या थी, आपके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन इनमें चेंजेस होंगे तो बिजनेस एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस होंगी। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्योंकि आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, इसके लिए आपको एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है। अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होगा वो देखने से पहले आप देखिए, टैक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, फैशन में चेंज या फिर कंपटीशन में चेंज। तो ये चारों चीजें क्या है आपकी, या और भी कई चीजें हैं, ये एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब आपकी एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है एनवायरनमेंट को के बारे में कंप्लीट अवेयरनेस होना, उसको जानना और उसको समझना आपका हो जाता है एनवायरनमेंट स्कैनिंग। तो बिजनेस एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके जो बिजनेस होते हैं, उनको पहले से ही प्रिडिक्ट हो जाता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, वो बार बार चेंज होगा। तो जब आप इसको इन्फ्लुएंस या जब आप इसको स्कैन करते हो तो आपको ये पहले से ही एंटिसिपेट हो जाएगा, आपको पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में बिजनेस पे क्या क्या एनवायरनमेंट क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जैसे अगर आपने बिजनेस को स्कैन किया तो आपको पता चला कि कोई बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी ने एक पर्टिकुलर तरह की ड्रेस पहनी है, तो हो सकता है कि अब मार्केट में वो या नया ट्रेंड या फिर नया फैशन आने वाला हो। तो इससे क्या हो जाता है कि आपको पहले से ही आप एंटिसिपेट कर लेते हो कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब जो ये बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपके लिए कॉन्स्टेंट भी होते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आए हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कांस्टेंट ले आए। कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ रुकावटें, या फिर वो आपके लिए कुछ कांस्टेंट ले आए, या फिर हो सकता है कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करें। ओके,
तो जैसे गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ाया तो आपकी डिमांड मार्केट में कम हो जाएगी, तो इससे क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। और गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडीज दे दी तो ये क्या हो जाएगी अपॉर्चुनिटीज। वैसे ही अगर मार्केट में जो फैशन में चेंजेस आ रहे हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं, मतलब जो आप सामान बेचते हो उसकी डिमांड मार्केट में इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी अपॉर्चुनिटीज। बट वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे कॉन्स्टेंट। तो इन्वायरमेंट में जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो वो या तो आपके लिए कुछ कॉन्स्टेंट बनेंगे या तो फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एमआरटीपी एक्ट, तो एमआरटीपी एक्ट का मतलब क्या होता है मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी तरह की मोनोपोली एक्टिविटीज को। तो अगर वो फर्म जिसकी मार्केट में मोनोपोली चल रही थी तो इस एक्ट की वजह से क्या हो जाएगा उसके लिए कॉन्स्टेंट क्रिएट होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मार्केट में लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आती है जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो ये इसने क्या किया लाइसेंसिंग के नीड्स को हटा दिया। तो इसने प्राइवेट सेक्टर की जो फर्म्स है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की कि अब वो बिना किसी की परमिशन के अपनी फर्म्स ओपन कर सकते हैं। तो वैसे ही या तो एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आने की वजह से या तो आपके लिए कांस्टेंट आता है या तो अपॉर्चुनिटीज आती है। तो आपको दोनों को ही नजर रखने के लिए एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो पहला फीचर है कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, तो एनवायरनमेंट में वही सारे फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस के बाहर आती है या बिजनेस में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसमें वो सारे फोर्सेस इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स आएंगे विच आर एक्सटर्नल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या जिसमें बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे कि आपका हो गया बैंक, तो बैंक अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या कम करता है तो की वजह से बिजनेस की एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस होंगी पर बिजनेस इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। फिर आपके आते हैं सप्लायर्स। तो सप्लायर्स अगर आपको माल देने से मना कर देते हैं या फिर वो कॉस्ट बढ़ा देते हैं तो इससे आपकी फर्म को इम्पैक्ट होगा बट फर्म का कंट्रोल इसमें नहीं है। फिर है आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट कोई लॉ लाता है या फिर कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो इससे हो सकता है आपकी फर्म को इम्पैक्ट हो बट आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसमें वो सारी चीजें आएंगी जो आपके बिजनेस के डोमेन के बाहर एग्जिस्ट करती है। फिर है आपके जो ये फोर्सेस हैं वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और जनरल फोर्सेस भी हो सकते हैं। तो ये जो फोर्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, एक सेकेंड। तो ये जो फोर्सेस होंगे वो दो तरह के होंगे। एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस और एक होते हैं आपके जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है वो सारे फोर्सेस जिसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली का मतलब क्या है, वो जो चेंजेस है वो डायरेक्टली सिर्फ आपके बिजनेस पे ही इम्पैक्ट डालेगी और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इमीडिएटली देखने के लिए मिलता है। तो जब चेंज आएगा बहुत तुरंत कि आपको आपके बिजनेस पे इसका चेंज देखने के लिए मिलेगा। पर जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि वो चीज ऐसे है जिससे सारे ही बिजनेस को इम्पैक्ट होगा और क्योंकि सारे बिजनेस को हो रहा है तो आप भी उसी का पार्ट हो तो आपको भी हो जाएगा बट आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा वो। और हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको इमीडिएटली देखने के लिए ना मिले, थोड़ा सा टाइम लग जाए उसमें। ओके। तो जैसे आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाती हैं कस्टमर्स। तो मान लीजिए कस्टमर ने आपसे माल लेना कम कर दिया है या आपसे सामान खरीदना बढ़ा दिया है। तो कस्टमर बेस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है तो ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। फिर आ जाएंगे आपके सप्लायर्स। तो सप्लायर ने आपको माल देना मना बंद कर दिया या फिर उसने कॉस्ट बढ़ा दी या कम कर दी तो उससे भी सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा डायरेक्टली और इमीडिएटली फर्क पड़ेगा। बट जनरल फोर्सेस में क्या आ जाती है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है अगर वो बदल जाती है तो इससे सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ेगा सबको पड़ेगा। तो ये आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करती है। फिर आपके आ जाएंगे लीगल। तो जो एक्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो कोई नया लॉ पास कर देती है तो उसकी वजह से भी सबको इम्पैक्ट होगा। फिर आपका आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल। तो मार्केट में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो ये भी सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही है सबको इम्पैक्ट कर रही है। तो पॉलिटिकल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया और एक सोशल। तो मान लीजिए सोसाइटी अभी हमारी वेस्टर्न कल्चर की तरफ कुछ ज्यादा मूव कर रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा कल्चर बदल रहा है। तो अब कल्चर बदलेगा तो ये सिर्फ आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा सबको इम्पैक्ट करेगा। तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे जनरल फोर्सेस। तो वो सारी फोर्सेस जो सिर्फ आपकी बिजनेस एनवायरमेंट को इम्पैक्ट डालते हैं डायरेक्टली तो वो हो जाते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। अब इनका जो इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है और इमीडिएट होता है। जैसे कि आपके सप्लायर्स में चेंज होना, आपके कस्टमर में चेंज होना और इन्वेस्टर में चेंज होना। वैसे ही आपके जनरल फोर्सेस में क्या आ जाएंगे सोशल,
पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। ये आप पर इम्पैक्ट तो डालते हैं पर उनका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली होता है और हो सकता है इमीडिएटली ना दिखे। ओके, तो कस्टमर कैसे हो जाएंगे स्पेसिफिक, इन्वेस्टर्स कैसे हो जाएंगे स्पेसिफिक, पर टेक्नोलॉजी जनरल और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह भी जनरल। इसके बाद है आपके इंटर रिलेशन। अब आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि आपकी बिजनेस या आजकल का जो यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा मूव कर रहा है, तो ये कैसा चेंज है? सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अब अगर सोशल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है मतलब आपके यूथ का ज्यादा इंक्लिनेशन हो रहा है किसी फॉरेन कंट्री की तरफ, तो ये आपका किसमें चेंज आया? सोशल एनवायरनमेंट में। पर इससे क्या होगा, हो सकता है कि उनकी जो डिमांड है फास्ट फूड के लिए वो भी बढ़ जाए। अब फास्ट फूड की भी डिमांड बदल रही है तो डिमांड किसका फोर्स हो जाएगा? ये इकोनॉमिकल चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके एनवायरनमेंट में किसी एक तरीके का चेंज आता है तो वो दूसरे एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करती है। अगर यूथ का इंक्लिनेशन बढ़ रहा है आपके वेस्टर्न कल्चर की तरफ तो ये क्या है? सोशल चेंज। बट अगर उनका जो इंक्लिनेशन है वो उनकी तरफ बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड पैटर्न भी चेंज होंगे। तो हो सकता है वो फास्ट फूड की डिमांड करे, हो सकता है वो जीन्स पहनने की डिमांड करे, तो ये क्या हो जाएगा? इससे आपके इकोनॉमिकल चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो सारे एनवायरमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर कोई एक चेंज आता है तो वो अपने आप दूसरे चेंज को भी फैसिलिटेट करता है। फिर आपका आ जाएगा अनसर्टेनिटी डायनामिक। अब यहाँ पे तीन फैक्टर्स आपके होते हैं। एक आपको देखने के लिए मिलेगा अन डायनामिक, एक टर्म है डायनामिक, अनसर्टेन और कॉम्प्लेक्स। तो डायनामिक का मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज होता रहता है, वो कभी भी सेम नहीं रहता। तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कोई भी अगर अभी एनवायरनमेंट चल रहा है तो वो हमेशा वैसे ही नहीं चलेगा। जो आज पॉलिटिकल पार्टी है कल हो सकता है कोई और पावर में आ जाए। आज जो लॉज है वो हो सकता है कल चेंज चेंज हो जाए। या आज जो सोसाइटी है हो सकता है कल उसका कल्चर चेंज हो जाए। तो ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। अनसर्टेन का मतलब होता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि क्या चेंजेस आएंगे। ओके, तो क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है ये तो कंफर्म है, बट एनवायरनमेंट में चेंज कौन सा आएगा इसे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या हो जाएगा? अनसर्टेन। तो हमें पता है कि डेफिनेटली एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा नहीं चलेगी, वो चेंज होगी। बट एग्जैक्टली कब होगी और कौन सी आएगी न्यू, ये हमें नहीं पता। अब जो लॉज है वो हर बार बदलते रहेंगे पर जो लॉज है वो नेक्स्ट कब आएगा और कैसा आएगा वो हमें नहीं पता। वैसे सोसाइटी चेंज करेगी बट एग्जैक्टली कौन से फैशन को फॉलो करेगी वो भी हमें नहीं पता। अब क्योंकि ये और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने बिजनेस को स्कैन करके ये पता लगा भी लिया कि चेंजेस कौन से आने वाले हैं, तो एक बार के लिए आपने प्रेडिक्ट कर भी लिया तो उसका इम्पैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल होता है। इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार ये बता भी दिया कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, या आपको ये पता चल गया कि चलो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत फेमस हो रही है, तो हो सकता है अभी यही जीते, कंफर्म है। बट उसके जीतने के बाद उसके आपके बिजनेस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये जानना और भी मुश्किल है। ओके, तो आपने देख लिया कि मान लीजिए कि डिमांड पैटर्न जो है वो चेंज कर रही है, पर डिमांड पैटर्न चेंज कर रही है, वेस्टर्न से अब इन्फ्लुएंस हो रही है तो ठीक है। बट एग्जैक्टली आपके बिजनेस को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन से पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड बढ़ेगी आपको नहीं पता है। तो डायनामिक मतलब चेंज होते रहेगा, अनसर्टेन मतलब उससे प्रिडिक्ट करना मुश्किल रहेगा, प्रिडिक्ट कर भी लिया तो उसका इम्पैक्ट बताना और भी मुश्किल है। तो डायनामिक को देखेंगे। डायनामिक का मतलब क्या होगा कि आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो बदलता रहता है। तो इसकी वजह से उसे स्कैन करते रहना, उसे समझते रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमेशा वो एक जैसा नहीं रहेगा, वो बदलेगा। अनसर्टेनिटी बताता है कि उसे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इन्वायरमेंट में एग्जैक्टली कौन सा चेंज आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत फास्ट चेंज कर रहा है। तो तो ये बताना कि एग्जैक्टली कौन सा चेंज आएगा और कब चेंज आएगा ये मुश्किल है। तो फैशन चेंज करेगा बट अब नया फैशन कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। फिर आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके आपने पता लगा भी लिया कि कुछ चेंजेस आने वाले हैं या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उसका इम्पैक्ट बता पाना ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कई बार आप लोग जब चेंजेस देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत छोटा सा चेंजेस कुछ आने वाला है। तो कई बार जो चेंजेस होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं पर उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा होता है। तो जैसे गवर्नमेंट ने 5% के टैक्सेस 5% से टैक्सेस को बढ़ा दिया, तो ये चेंज बहुत माइनर लग सकता है पर इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा हो सकता है। हो सकता है आपके बिजनेस रिवेन्यू बहुत तेजी से कम हो जाए। फिर नेक्स्ट आपका फीचर है रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका बिजनेस है और ये जो आपका एनवायरनमेंट है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। एक कंट्री में भी
बहुत सारे रीजन होते हैं, तो ये रीजन टू रीजन में भी डिफर करेगा। और इवन एक रीजन में बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसमें भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ओके, तो हो सकता है कि जैसा एनवायरनमेंट हमारे इंडिया में है वैसा यूएसए में ना हो, तो हमारे यहाँ पे साड़ी की डिमांड ज्यादा होती है, वहां पर उसकी डिमांड नहीं होगी। रीजन टू रीजन भी डिफर करेगा, तो पंजाब में अलग डिमांड है, वैसे ही तमिलनाडु में हो सकता है अलग डिमांड हो। तो जो नॉर्दर्न रीजन है वहां पर हो सकता है स्वेटर्स की डिमांड ज्यादा हो, पर जो सदर्न रीजन है वहां पर हो सकता है कि जो कॉटन के कपड़े हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो। और इवन एक रीजन में भी पर्सन टू पर्सन भी डिफर करेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इवन पर्सन टू पर्सन में आप देख सकते हैं कि एक चीज जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेनिफिशियल थी, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई एक चेंजेस आया, वो चेंज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए कॉन्स्टेंट हो सकता है और दूसरे की पर्सन के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, तो ये क्या हो जाती है रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंट्री टू कंट्री रीजन टू रीजन बदलता रहता है। जैसे कि साड़ी की डिमांड इंडिया में ज्यादा होगी पर हो सकता है किसी और कंट्री में उतनी ना हो, या फिर ये इस तरीके से अगर आपको पता चल जाए, कोई कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दे कि कोल्ड ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है, तो इससे कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी देगा जूस इंडस्ट्री को, तो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की डिमांड मार्केट में कम हो गई तो उनके लिए कॉन्स्टेंट है, पर इसकी वजह से जो उसके सब्सटीट्यूट गुड है जूस इंडस्ट्री, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो उनके लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी। तो सेम चीज किसी एक के लिए कॉन्स्टेंट हो सकती है पर दूसरे के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसमें एक तरीके एक केस स्टडी भी आई थी जिसमें ये बोला गया था कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पे, तो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल पे दो मूवी रिलीज होने वाली थी, मान लीजिए ए और बी, बट किसी रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से ए मूवी को बैन कर दिया गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ए मूवी के लिए वो क्या क्रिएट हुआ, कॉन्स्टेंट, पर इसकी वजह से बी मूवी को बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए, तो उसके लिए क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी। तो ये आपके कौन सी फीचर को दिखा रही है, रिलेटिविटी, कि किसी एक पर्सन के लिए वो कॉन्स्टेंट था पर दूसरे पर्सन के लिए वही एनवायरमेंट चेंज अपॉर्चुनिटी बन गई। अब फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होगी, तो सबसे पहला है इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हेल्प करता है किसी भी पर्सन को कि वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले और उसमें पहले एक्ट करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ले। अब फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि जो सबसे पहले एनवायरनमेंट की नीड्स को समझ के एक्ट करता है उससे दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं। तो जिसने सबसे पहले एनालाइज किया कि ये जरूरी है मार्केट में, या ये मार्केट में नीड है और उसके अकॉर्डिंग उसने एक्ट किया, तो उससे बाकियों के कंपैरिजन में प्रॉफिट्स जो होंगे वो थोड़े ज्यादा होंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेसमैन को हेल्प करती है ताकि वो आपके अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाए और इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज पे उससे ज्यादा प्रॉफिट गेन कर पाए, जैसे कि मारुति ने किया। तो मारुति को पहले एनालाइज हुआ कि इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव कार अफोर्ड नहीं कर सकती है, और साथ ही में हमारे यहाँ पे जो स्मॉल फैमिली सब ज्यादा हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली से, तो इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी बड़ी कार की डिमांड भी नहीं है। तो वो पहले से जिन्होंने रियलाइज किया कि हमारे इंडिया में छोटी कार्स और सस्ती कार्स की नीड ज्यादा है, तो क्योंकि उन्होंने सबसे पहले एनालाइज किया तो उन्हें बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट गेन करने का मौका मिला। सिमिलरली व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप वो पहला ऐप था जिसने आइडेंटिफाई किया कि लोगों को ऑनलाइन चैट करना या कम्युनिकेशन करना ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। तो हालांकि व्हाट्सएप के बाद और भी कई सारे ऐप्स आए जिसमें उन्होंने सेम फैसिलिटीज दी, पर जो व्हाट्सएप है उससे क्या मिल गया, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ज्यादातर जो प्रॉफिट से इस ऑनलाइन चैटिंग में वो किसको हुए, व्हाट्सएप को। फिर आया हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो ये जो आपके बिजनेस स्कैनिंग है वो या तो एक फर्म को कॉन्स्टेंट प्रोवाइड करती है या तो फिर उस फर्म को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो एक तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया कि अगर अपॉर्चुनिटीज होने वाली है तो उससे तो आइडेंटिफाई करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। पर अगर स्कैन करने के बाद समझ में आया कि कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को भी वो पहले एनालाइज करके उससे निपटने के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं। तो ये जो है वो फर्म को हेल्प करती है ताकि वो अपने थ्रेट्स को पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले और उसे अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाए, पहले से एक वार्निंग मिल जाए, ताकि वो अपने फर्म को बेटर प्रिपेयर करे टू डील विद दैट सिचुएशन। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन अपने एनवायरनमेंट को पहले स्कैन करके उसे समझ लेते हैं, उससे अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है और साथ ही में उसे टाइम मिल जाता है कि वो कॉन्स्टेंट से
लड़ने के लिए या उससे डील करने के लिए कुछ पॉलिसीज फ्रेम कर ले। तो जैसे कि मारुति उद्योग ने किया, तो मारुति उद्योग कंपनी को पहले से ही ये स्कैनिंग करके पता चल गया कि अभी मार्केट में फॉरेन कंपनीज या फॉरेन कार्स एंटर करने वाली है। तो अगर वो एंटर कर जाएंगी तो उसके बाद कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इससे डील करने के लिए मारुति उद्योग ने क्या किया, बहुत सारे कार्स को लगातार अपना प्रोडक्शन को उसने इंक्रीज कर दिया। तो पहले क्या होता था कि अगर हम कार के ऑर्डर देते थे तो हमें 2-3 महीने तक वेट करना पड़ता था ताकि उसकी डिलीवरी मिले। तो मारुति उद्योग ने क्या किया, अपनी प्रोडक्शन को इतना इंक्रीज कर दिया कि ताकि किसी को वेट नहीं करना पड़े। तो आप आज ऑर्डर दो तो आज या फिर कल में आपको उसकी डिलीवरी मिल जाए। तो इससे क्या हुआ, वो फॉरेन कार्स के एंटर करने से पहले इन्होंने अपना मार्केट जो है वो बिजनेस अपने इंडिया में सेटअप कर लिया था। फिर है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। अब जो बिजनेसमैन है उसको लगातार डिमांड पे नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट में जहां डिमांड जाएगी वहां सप्लाई को कॉपी करना पड़ेगा। तो डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी। तो हमें लगातार किस पे नजर रखनी पड़ेगी, डिमांड पे। तो डिमांड पे नजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना। अब सप्लाई अगर बढ़ने वाली है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज। तो एक बिजनेसमैन पहले से ही एनवायरनमेंट को स्कैन करके ये पता कर सकता है कि डिमांड कहाँ जाने वाली है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को प्लान करेगा। और सप्लाई को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो पहले से ही अरेंज करके रख सकता है। तो जैसे हमें पता चल जाए कि मार्केट में डिमांड जो है वो एलईडी टीवी की ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए हमें जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है हम पहले से ही जो फर्म्स है उसे असेंबल करके रख सकती है। तो इसकी वजह से उन्हें एक मौका मिल जाता है कि वो अपने जितना आउटपुट बनाना चाहती है डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसे बना सकती है विदाउट एनी नीड ऑफ हरी। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस होगी हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आपको रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले एक बिजनेसमैन को आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट में कितनी डिमांड हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने सप्लाई को प्लान करेगा और जितनी सप्लाई उसे करनी होगी उसी के अकॉर्डिंग उसे रिसोर्सेज अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसे कितने रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट स्कैन, ताकि उसे समझ में आए कि डिमांड कितनी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बेकरी है, मुझे केक्स बेक करने हैं, तो मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मार्केट में डिमांड कितनी हो सकती है। तो क्या फेस्टिवल सीजन है या फिर शादी का सीजन है, तो उसके लिए हो सकता है कि कितनी डिमांड मार्केट में आएगी वो मुझे पता चले। उसके अकॉर्डिंग मैं ये एज्यूम करूंगी कि मुझे कितनी सप्लाई की जरूरत है और उस सप्लाई के बेसिस पर मैं उतने रिसोर्सेज ही मार्केट से परचेज करके लाऊंगी केक बनाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए, मार्केट को स्कैन करना प्राइमरी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प इन एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। तो हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो बहुत डायनामिक होता है, बार बार वो चेंज होता रहता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे तो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच करते हुए चेंजेस अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में करने पड़ते हैं। तो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए आपको अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो जब टेक्नोलॉजी बदलेगी तो आपको भी सिमिलर टेक्नोलॉजी खरीद के रखनी पड़ेगी। अगर आपके लॉज बदलेंगे तो वो लॉज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी बदलेगी तो आपको वैसे ही पॉलिसीज अपनी बनानी पड़ेगी। तो जब भी बाहर कुछ चेंजेस आएंगे तो आपको सिमिलर चेंजेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी करने पड़ेंगे। ओके, तो उस चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये जानना कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो एक फर्म अपने लिए जब भी कोई प्लान एंड पॉलिसीज बनाता है तो एनवायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाता है। तो जो बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग है वो उसकी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से प्लान्स और पॉलिसीज उसके फेवर में जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या प्लान एंड पॉलिसीज उसे अडॉप्ट करनी चाहिए वो भी आइडेंटिफाई करने में उसकी एनवायरमेंट हेल्प करता है। तो जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री ज्यादा डेवलप करेगी क्योंकि वहां पे ज्यादा टूरिस्ट आएंगे उसको देखने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में कौन सी पॉलिसीज उनके लिए सही है या कौन से डिस्काउंट लगाना उनके लिए सही है, होटल अगर बनाना है तो किस लोकेशन पे बनाना जरूरी है, ये सारी चीजें प्लान पॉलिसीज को फ्रेम करने में किसने हेल्प किया, एनवायरमेंट ने। तो जब आप आसपास के चेंजेस पे नजर रखते हो तो आपको पता चलता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान एंड पॉलिसीज बना सकते हो। फिर आपका आता है इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस। जब एक बिजनेस कंटिन्यूअसली अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता रहता है तो उसे लगातार ये पता चलता रहता है कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और हर एक अपॉर्चुनिटी से डील करने के लिए जब वो एक्ट करता है तो उसकी परफॉर्मेंस लगातार इंक्रीज होती जाती है। तो अपने एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को वो चेंज करना अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये उसे एज देता है
इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स, कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे निकल सकते हैं ये काम करके। ओके, तो नेक्स्ट हम कवर करेंगे डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन वही रहेगी, सारे फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को, उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन 5 होते हैं, मतलब 5 तरह के एनवायरनमेंट को हम स्टडी करने वाले हैं। उसमें से आपका एक हो जाएगा सोशल, एक हो जाएगा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये 5 डायमेंशंस होते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जनरल एनवायरनमेंट है हमारा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस का इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बिजनेस चाहकर भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकता, पर इस एनवायरनमेंट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके बिजनेस के प्लान्स, डिसीजन, पॉलिसीज को चेंज कर सकती है। ओके, और इसके कंपोनेंट्स हमने अभी देखिए 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक करके हम सारे कंपोनेंट को अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आपका इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में आपके एनवायरनमेंट के सिर्फ वो फोर्सेस और फैक्टर्स आएंगे जो आपकी इंडिया की इकोनॉमी को चेंज कर सकते हैं। तो जो इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो आपके इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाते हैं। तो इसमें आपके एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें याद नहीं करनी है, जो भी पॉइंट्स आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको अगर कहीं केस स्टडी में ऐसे कुछ वर्ड्स मिल जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, इसलिए हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहला है इंक्रीज इन जीडीपी। तो अगर कंट्री की जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब ओवरऑल कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड में इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है कि जब जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और फिर वो लोग अपनी डिमांड इंक्रीज करेंगे, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा। तो ये भी आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। दूसरा है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो जब महंगाई हो जाएगी तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कंजम्पशन करना, तो इसकी वजह से उनके लिए जो प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ जाएगा और डिमांड कम हो जाएगी। फिर है डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। तो बैंक अगर कम रेट पे लोन प्रोवाइड करने लग जाएगा तो लोगों के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा, जिससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। देन जीएसटी बिल। तो जब जीएसटी लगाया गया तो इसने सारे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट किया, क्योंकि अब सबको ये जीएसटी कलेक्ट करना है और जीएसटी फाइल करनी है। ओके, तो ये इन्फ्लेशन हो या फिर आपकी इंटरेस्ट रेट बैंक कम कर दे या फिर जीएसटी लगाया जाए, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट। आगे हम देखते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो जब 500 या 1000 के नोट को एबॉलिश कर दिया गया तो ये भी आपके इकोनॉमिक डोमेन का पार्ट था। इसके अलावा बैंक अगर कोई भी स्कीम्स निकालता है या फिर डिपॉजिट्स को बढ़ाता है या फिर लोन देने के लिए इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है, तो ये सारी चीजें भी आपकी इकोनॉमिक डोमेन का पार्ट हो जाएंगी। और फिर आपका लास्ट में आता है गवर्नमेंट, लास्ट नहीं है पर फिर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसी, जिसमें वो डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना है कि कम करना है, या फिर एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है या कम करना है, रेवेन्यूज इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करने हैं, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, बजटरी का। तो ये भी आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के पार्ट्स होंगे। फिर आपका आता है कि अगर आपकी फ्यूचर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, दूसरी किसी कंट्री से लेन देन इंक्रीज होती है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर ट्रेड इंक्रीज होता है, हमारी इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है या कम होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है या कम होती है, और हम दूसरे किसी कंट्री से जो उधार लेते हैं अगर वो कम ज्यादा होता है, तो ये सारे पैरामीटर्स आपकी इकोनॉमी को दिखाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था जीडीपी का इंक्रीज होना, जीडीपी के बाद फिर आ जाएगा इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, जीएसटी आना, डीमोनेटाइजेशन, बैंक अपनी कुछ पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस करती हैं, बजट, गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी, इसके बाद फिर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरी किसी कंट्री से ट्रेड या फिर बीओपी, और ये आपके मनी सप्लाई इंक्रीज होना और इंटरनेशनल डेट इंक्रीज होना। तो जिसमें भी हम पैसों की बातचीत करते हैं वो सारी आपकी क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिक पैरामीटर्स। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जब आप आगे और भी सारे डायमेंशंस पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे सारे प्लान्स पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की होती हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट बनाती है वो सब पार्ट होता है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का।
लेकिन सिर्फ ऐसी 2 ही पॉलिसीज़ हैं जो आपकी इकोनॉमिक में आती हैं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 2 ही पॉलिसीज़ आती हैं, एक आपकी है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। तो आरबीआई जो पॉलिसी अडॉप्ट करता है ताकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ताकि आपकी इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो सके, ये आपके इकोनॉमिक का पार्ट होता है। और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी सेम होती हैं। तो गवर्नमेंट जो ये पॉलिसी लाते हैं डिसाइड करने के लिए कि बजट में एक्सपेंडिचर को इंक्रीज डिक्रीज करना है या फिर रिवेन्यूज को, तो ये दोनों पॉलिसीज आपकी इकोनॉमी का ही पार्ट होती है। तो मोस्टली क्वेश्चन भी आपके इसी से बनते हैं, क्योंकि बाकी सारी पॉलिसीज जो है वो पॉलिटिकल है, लेकिन सिर्फ 2 ही पॉलिसीज़ हैं जो इकोनॉमी का पार्ट बनेगी। फिर हम कवर करते हैं सोशल एनवायरनमेंट। तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है सोसाइटी के सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस जो भी सोसाइटी में फॉलो होते हैं, वो जो बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं, तो हम वो कहते हैं कि वो बिज़नेस का सोशल एनवायरनमेंट है ना? तो बिज़नेस में जो लोगों के ट्रेडिशंस हैं, लोग जो कल्चर को फॉलो करते हैं, अगर वो सारी चीज़ें आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करेंगी, तो वो सोशल एनवायरनमेंट हो जाएगा। अब इसमें शामिल होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या वो गरीब है, अमीर है, किस तरह का जीवन वो जी रहे हैं, उनका टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करती हैं। अब हो सकता है कई बार वो डायरेक्टली इम्पैक्ट ना करें, पर उनका कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट कनेक्शन आपके बिज़नेस के साथ होता है। अब वो जो बिज़नेस है वो इन सारी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, तो उसे भी अपनी पॉलिसीज़ को बनाना पड़ता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे हम देखेंगे कि दिवाली के सेलिब्रेशन, अब कुछ फेस्टिवल्स वगैरह भी आपकी सोसाइटी में होते हैं, तो वो भी आपके बिज़नेस को अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर थ्रेट्स देते हैं। तो जैसे दिवाली का सेलिब्रेशन, क्रिसमस, गुरु पर्व, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, आपके लिए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करती हैं, तो ये भी आपके बिज़नेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएँगी। तो कुछ आपके सोशल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हो जाएँगे, जैसे डिमांड फॉर रिजर्वेशन। तो हमारे इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से विमेन और माइनॉरिटी सेक्शन को उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है इन द बिज़नेस। तो एसटी, एससी, ओबीसी, विमेन, इनका आपके बिज़नेस डोमेन में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। तो अगर सोसाइटी ऐसा कुछ डिमांड करती है कि उन्हें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो इसकी वजह से आपको अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ेगा। फिर है डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस। तो हमारे इंडिया में क्या होता है कि सेम काम के लिए मेल सेक्शन को ज्यादा पेमेंट दी जाती है, लेकिन फीमेल सेक्शन को थोड़ी कम वेजेस मिलते हैं। तो अगर ऐसी कोई डिमांड सोसाइटी की तरफ से आती है कि आपको दोनों को ही इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये आपके बिजनेस एक्टिविटीज को चेंज करेगा। तो ये भी आपके सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। वैसे ही मिडल क्लास की अगर डिमांड आती है कि आपको ऑटोमैटिक मशीन्स या फिर लग्ज़री आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी, तो वो उससे उसकी वजह से भी आपके बिज़नेस एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस होगा। इसके अलावा जब एजुकेशन बढ़ती है, तो गर्ल चाइल्ड की जब एजुकेशन बढ़ेगी, तो आप ज़्यादा, तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा क्वालिटी की तरफ, कि कौन से गुड्स परचेज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। फिर वो सिर्फ़ प्राइस देख कर नहीं, बल्कि वो क्वालिटी कॉन्शियस कंज़्यूमर ज़्यादा होंगे। तो इसकी वजह से भी आपको अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में चेंज करना पड़ सकता है। वैसे ही अगर हेल्थ फिटनेस ट्रेंड अगर बढ़ता है, तो पॉपुलर होता है, तो उससे भी आपके बिज़नेस पर चेंज आएगा। तो जैसे अभी हम देखते हैं कि बहुत छोटे-छोटे एज के लोग या फिर 11th-12th क्लास के बच्चे जिम जॉइन करते हैं, या अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए, बिज़नेस के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ या फिर थ्रेट्स ला सकती है। तो ये भी क्या है, सोशल चेंजेस का पार्ट है। तो सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनका आइडियोलॉजी अगर बदलती है या फिर वो कुछ नई चीज़ की डिमांड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट बनता है। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कि अगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है या फिर डिक्रीज होती है, तो जो आपकी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े या कम हो, तो ये किससे होता है, आपकी इनकम से। तो लोग जब कमाते ज़्यादा हैं, तो क्या होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, तो डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसके बाद है फिर आपकी विमेन का, अगर जो इम्पोर्टेंस है वो आपके वर्कफोर्स पे बढ़ता है, तो आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या फिर थ्रेट्स हो सकते हैं। इसके बाद है पॉपुलेशन का बर्थ रेट या डेथ रेट। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड कम होगी। इसके बाद है, अगर कस्टमर्स का एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इनोवेशन, लाइफस्टाइल क्या है, ये भी आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करेगा। एजुकेशन और लिटरेसी रेट, तो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लिटरेट हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके फूड प्रोडक्ट्स कितने चलेंगे या नहीं चलेंगे, या फिर कैसे फूड प्रोडक्ट्स चलेंगे। तो अगर वो लिटरेट हैं, तो उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए, उनको उनको जानकारी होगी कि क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, क्या एक्सपायरी डेट है, या फिर वो आपकी क्वालिटी कॉन्शियस चीज़ें माँगेंगे। आप ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते जिसमें आपने पाम ऑयल का यूज़ किया हो। तो ये सारी चीज़ें फिर वो कंज़्यूम करना छोड़ देंगे। तो इसकी वजह से आपके बिज़नेस पर इम्पैक्ट आएगा। फिर है कुछ नए ट्रेडिशंस आना, नए कस्टम्स आना, नई हैबिट्स बनना, या फिर
जो पहनने का तरीका है, खाने-पीने का तरीका है, फ़ास्ट फूड की तरफ इंक्लाइनेशन, तो ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। साथ ही में आपकी फ़ैशन इंडस्ट्री में कोई चेंज आता है, तो वो अगर अचानक से सोसाइटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ बढ़ा देती है, फूड हैबिट्स चेंज कर देती है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में कॉस्मेटिक्स का यूज़ बढ़ जाता है बाय द यूथ, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल एनवायरनमेंट को दिखा रही हैं। ओके? तो आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं पॉपुलेशन की बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन की लिटरेसी, वुमेन का रोल या फिर उनका एटीट्यूड, उनका डिमांड, ये सारी चीज़ें अगर इंक्रीज़-डिक्रीज़ होती हैं, तो ये आपकी किसका पार्ट हो जाएँगी? सोसाइटी का। इसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो कि गवर्नमेंट अफेयर्स से रिलेटेड है। तो अभी जो गवर्नमेंट पावर में है, जैसे अगर कोई जब गवर्नमेंट अगर पावर से बदल जाती है या उस गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड होता है आपके बिज़नेस की तरफ, वो भी आपके बिज़नेस एनवायरनमेंट को चेंज करता है। तो जैसे अभी बीजेपी पावर में है और बीजेपी जब पावर में आती है तो आपके कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं जिससे कैपिटलिस्ट नेचर बढ़े, मतलब आपके बिज़नेस को ज़्यादा प्रमोशन मिले। तो ये क्या होता है, ये आपके उनका एटीट्यूड क्या है या कौन-सी गवर्नमेंट पावर में है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी अ, जो बिज़नेस है वो प्रमोट होगा या फिर उसके लिए कॉन्स्टेंट आएँगे। ओके? तो इसमें भी कुछ उनकी पॉलिसीज़ आएँगी जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान। तो अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था उसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि जो भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह है वो आप ऐसे ही सड़कों पर ना फेंकें, नदियों पे ना फेंकें। तो अपने आस-पास के एरियाज़ को आप क्लीन रखें। तो इससे भी आपको अपनी स्किल्स, अपने जो वेस्टेज वगैरह उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर है स्किल इंडिया मूवमेंट, जहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाया था। स्किल इंडिया मूवमेंट के अंदर ये स्वच्छ भारत अभियान ऊपर ही हो जाएगा। तो स्किल इंडिया मूवमेंट में क्या आएगा, जो आपके यहाँ पे अनस्किल्ड यूथ है उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इम्प्रूव हो। तो इससे भी आपके बिज़नेस को एक बेटर वर्कफ़ोर्स मिलेगी जिनके पास बेटर स्किल्स है। इसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब जितना ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा किसी कंट्री में, मतलब एक ही गवर्नमेंट गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम तक शासन कर रही है, तो आपके बिज़नेस को उतना बूस्ट मिलेगा। बट बार-बार अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ चेंज हो रही है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो इसकी वजह से अगर जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ को प्रमोशन मिलेगा, और अगर पॉलिटिकल पार्टी बार-बार चेंज करती है, तो आपके बिज़नेस को उतना प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। फिर है प्रेज़ेंट पॉलिटिकल सिस्टम अभी क्या है और उनकी क्या प्रोफ़ाइल है, उनके लीडर्स कैसे हैं? वो सपोर्टिव हैं या फिर वो ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हैं जिसमें ज़्यादा पेपर वर्क वग़ैरह करवाना पड़ता है। तो इसपे भी आपका डिपेंड करेगा कि आपके बिज़नेस को कैसे इम्पैक्ट होगा। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है, तो कौन से राइट्स हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हम पर लगाए हुए हैं। फिर है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन द बिज़नेस। तो गवर्नमेंट क्या बहुत ज़्यादा इंटरवीन करती है, बहुत क्वेश्चन करती है, बहुत सारे लॉज़, रेगुलेशंस हैं या फिर उन्होंने बहुत कुछ ईज़ी किया हुआ है, इस पर भी डिपेंड करता है। फिर है फॉरेन पॉलिसी क्या है, हमारी गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसी पॉलिसी मेंटेन की हुई है। तो इस पर डिपेंड ये करेगा कि हमारे लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान होगा या नहीं होगा। तो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं या फिर हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ प्रॉपर डील साइन करके रखी है, तो हमारे लिए वो फैसिलिटेट कर सकती है। पर अगर हमारी ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ दुश्मनी है हमारी पॉलिटिकल पार्टी की, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए बिज़नेस में कॉन्स्टेंट हो सकता है। फिर है वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ किस चीज़ को वैल्यू करती हैं, क्या उनकी आइडियोलॉजी है, इस पर भी हमारा बिज़नेस इम्पैक्ट करता है। तो अभी कौन-सी पार्टी पावर में है, उनकी कुछ मूवमेंट्स अगर स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया से कुछ मूवमेंट्स अगर वो ला रही हैं, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, बार-बार गवर्नमेंट अगर चेंज हो रही है या फिर वही गवर्नमेंट बहुत टाइम से शासन कर रही है, तो इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा आइडियोलॉजीज़ हो गया, हमारी कंट्री का दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है कि नहीं करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन आप ध्यान रखेंगे, ये आपका पॉलिटिकल डोमेन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो किसी भी बिज़नेस एंटरप्राइज़ को अपने लॉज़ जो भी उस कंट्री के हैं, उस सबको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो अगर हमारे कंट्री में कोई नया लॉ आता है, तो ये आपके बिज़नेस के अफ़ेयर्स को चेंज करेगा। तो हर एक बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो नज़र रखे कि गवर्नमेंट ने कौन-सा लॉ पास किया है और उसके हिसाब से अपने बिज़नेस एक्टिविटीज़ को चेंज करते रहें। तो उन्हें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब आपके लीगल डोमेन में क्या-क्या आएगा? तो सबसे पहले सारे रूल्स, सारे लॉज़, लेजिस्लेशन सब कुछ इसमें आएगा। इसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या फिर कोर्ट के जजमेंट्स। तो आपने बहुत छोटी क्लासेस से ये पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया में 3 आपके बॉडीज़ हैं। एक आपका है लेजिस्लेचर, एक है एग्ज़ीक्यूटिव और तीसरी है जुडिशियरी।
तो लेजिस्लेचर मतलब ये लोकसभा, राज्यसभा जो हम गवर्नमेंट को इलेक्ट करके भेजते हैं, वो लोग अगर कुछ पॉलिसीज बनाते हैं या कुछ रूल्स बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉज। अगर जो हमारे एग्जीक्यूटिव आर्म है वो अपना कुछ ऑर्डर रिलीज करेंगे तो उसे हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। इसके अलावा जुडिशरी मतलब कोर्ट्स अगर कुछ देते हैं या फिर रूल्स बताते हैं तो उसे हम कहते हैं जजमेंट। तो जुडिशरी के कुछ जो जजमेंट्स हैं वो आते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आते हैं, या फिर आपके लॉज या लेजिस्लेटिव एक्ट बनाती है लेजिस्लेचर। तो ये तीनों चीजें मिलकर आपकी लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर जो जजमेंट्स हैं वो या तो कोर्ट दे सकती है। अब वो कोर्ट में भी आपकी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर लोकल कोर्ट्स हो सकते हैं। और ये जजमेंट्स आपके किसी कमीशन और एजेंसीज के थ्रू भी आ सकते हैं। जैसे हमने देखा था ये आपके कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए हमने कमीशन बनाए हुए हैं, उनके भी कोई जजमेंट्स आ रहे हैं तो वो भी आपके लीगल डोमेन का पार्ट होंगे। ओके, तो इंडिया में सक्सेसफुली अगर आपको काम करना है तो आपको इंडस्ट्रियल या कंपनीज एक्ट 1956 में जो लिखा है, इंडस्ट्रियल एक्ट में जो चीजें लिखी है, पेमा के अकॉर्डिंग, ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये सारे एक्ट में जो भी चीजें मेंशन है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, इन सारे एक्ट में जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लिखा है कि आपको बिल देना जरूरी है, या फिर आपको राइट टू सेफ्टी देनी है, ये सारी जो भी राइट्स आपको दिए हुए हैं सबको आपको फॉलो करना है। वैसे ही फेमा एक्ट में आपको फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ भी बोला गया है, रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, तो इन सबको आपको फॉलो करना है। तो ये सारे जो एक्ट्स वगैरह होते हैं ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, तो कुछ भी आपकी लीगल पॉलिसीज है, जैसे कि लाइसेंसिंग लेना, लाइसेंस लेना या फॉरेन ट्रेड करना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने से पहले आपको लाइसेंस लेना होता है। या इवन आप इंटरनल ट्रेड भी कर रहे हैं तो कुछ चीजों के लिए आपको स्पेशली लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर इस कुछ वार्निंग्स आपको बोली गई है कि देना कंपलसरी है, जैसे कि अगर आप सिगरेट्स या फिर ऐसी कुछ हार्मफुल चीजें बेच रहे हैं तो उस पे आपको दिखना पड़ेगा, वार्निंग देनी पड़ेगी कि दिस सिगरेट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ एक्सेट्रा। तो ये अगर कुछ लॉ बना हुआ है कि आपको ये वार्निंग देना कंपलसरी है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद है आपकी, अच्छा इसके साथ साथ एक और भी वार्निंग थी जो आपकी केस स्टडीज में आई हुई थी। जैसे अगर आप बेबी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो बेबी प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट तो आप कर सकते हैं, पर उस एडवर्टीजमेंट पे आपको स्पेशली ये बताना पड़ेगा कि 6 साल तक के बच्चों के लिए माँ का दूध ही बेस्ट होता है। उसके अलावा ये आप दे सकते हैं बट ये उनके माँ के दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो आपके लिए बेस्ट है। ओके, तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो लॉ ने आपको बोली हुई है, ये कंपलसरी है आपको प्रेजेंट करना। फिर है अगर आप फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करते हो या मैनेज करते हो, जैसे फेरा और फेमा, तो ये सारे रूल्स भी आपके क्या होते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं। फिर है आपकी एडवर्टीजमेंट पर भी चेक लगता है, जो हमने देखा कि अल्कोहल के प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टीजमेंट है वो आप कर ही नहीं सकते, और बेबी प्रोडक्ट्स की अगर एडवर्टीजमेंट है तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि मदर्स मिल्क इज द बेस्ट। ओके, तो ये सारे क्या है, आपके लॉज है जिन्होंने आप पर कुछ कंपल्शन लगाए हुए हैं, और इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस को पड़ता है। लास्ट आपका डोमेन है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स होती हैं या फिर इनोवेशंस होते हैं। तो साइंस की वजह से हमारे कंट्री में जो भी इम्प्रूवमेंट्स या फिर इनोवेशंस देखने के लिए मिलते हैं, ये सब आपका बिजनेस का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। अभी इनोवेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को नए तरीके से करना। तो नए तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करना, या गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, या फिर नए तरीके से उसे एडवर्टीज करना, मार्केटिंग करना, ये सब आपके इनोवेशन का पार्ट होंगे। तो कुछ आपके रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि तो कंपनी ने कुछ नए एडवर्टीजमेंट करने के तरीके ढूंढे हैं, जैसे कि पहले जो एडवर्टीजमेंट होता था वो न्यूज़पेपर के थ्रू ज्यादा होता था। अब जो है वो कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन दी गई है, इंटरनेट के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। या फिर अभी हम नया तरीका है कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू अपनी चीजों को प्रमोट करना। तो ये सब क्या है, आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दिखाते हैं। उसके बाद जो पहले हम ग्रोसरी आइटम्स मार्केट में जाकर लेते थे, अब हम उसकी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या ऑनलाइन हम उसे बेचते हैं। हम अगर कहीं मूवी देखने जा रहे हैं या फिर हमें कहीं ट्रैवल करना है तो उसकी टिकट्स को ऑनलाइन बुक करना, या तो फिर कस्टमर जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अब प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मान लो उन्हें घूमने जाना है तो कौन से होटल में स्टे करना है, हर एक होटल के रूम्स के प्राइसेस क्या क्या है, या फिर हमें कहीं पर भी जा कोई सर्विसेज एंजॉय करनी है तो वो हम उसके प्राइसेस वगैरह कंपेयर कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन ये प्राइस कंपेयर करना अलग अलग एयरलाइंस के, होटल्स के, ये सारी चीजें भी क्या है, आपकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाएगा
कंटिन्यूइंग इनोवेशन, जिससे आपकी क्या होता है, इंजीनियरिंग फील्ड से साइंटिफिक फील्ड्स में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे लेजर ट्रीटमेंट चलता है, रोबोटिक्स आ गया है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड भी कुछ इन्वेंशन है, तो वो भी आपकी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो अभी जो आपके बिजनेस हाउसेस हैं वो कुछ चीजों, मतलब मशीन लर्निंग का ज्यादा यूज करते हैं ताकि लेबर्स का रिक्वायरमेंट कम से कम पड़े। तो अगर आपका लेबर्स अगर छुट्टी पे भी है, स्ट्राइक पे भी है, तो काम रुकना नहीं चाहिए। मशीन अपने आप खुद से डिसीजन मेकिंग करना सीख जाए, ऐसे कुछ टूल्स वहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये सब भी क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो हम वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर्स की तरफ बढ़ गए हैं। तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे इन अवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। इसके अलावा पहले टाइपराइटर था, तो अब वर्ड प्रोसेसर है। पहले कार्बन पेपर लगाया जाता था, अब ताकि जो भी हम लिख रहे हैं उसकी कॉपी होती रहे, अब हम फोटो कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद है कि अब बहुत सारे इनोवेशंस आपकी साइंटिफिक, मतलब आपकी नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, नए टूल्स, नई मशीन्स डेवलप करना। आईटी सेक्टर जिसमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में चेंज आना, कंप्यूटर्स में चेंज आना। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी में बदलना, मतलब टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। तो पहले कुछ चीजें हम टेक्नोलॉजी जो थी वो हम बाहर से ही इंपोर्ट मतलब करते थे, अब हम सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करते, उसको बनाकर बाहर बेचते भी हैं। तो चाहे हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, ये दोनों ही पार्ट किसके हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के। इसके बाद फिर आपका ऑनलाइन बुकिंग करना, या पहले देख चुके हैं, मूवीज वगैरह या कहीं घूमने जाना है तो उसकी पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करना टिकट्स की, ये भी आपकी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट होगा। तो टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करना आपकी केस स्टडीज में भी बहुत आसान है, सबसे आसान है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक्स में कहीं प्रॉब्लम जाएगी तो वो है आपकी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने दोनों पॉलिसीज को अच्छे से समझा हुआ है। अब वो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी वो डायरेक्टली यूज करे या इनडायरेक्टली वो आपको बताए कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रेवेन्यूज, या फिर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर, बैंक रेट, ये सारी चीजों के बारे में बात करें, तो आपको समझ जाना है कि वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। इसके अलावा जीडीपी, इन्फ्लेशन, बैंक रेट्स, ये सब तो है ही। इसके बाद सोशल में आप कहा जाएगा जब किसी फेस्टिवल की बात चल रही हो, ट्रेडिशन की बात चल रही हो, या तो फिर कस्टमर की डिमांड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात चल रही हो, बर्थ रेट, फीमेल्स की बात चल रही हो, तो ये सब आपकी हो जाएगा सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और लीगल में हो सकता है आपको डिफरेंस करने में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम जाए, पर आप 2-3 बार उसे ठीक से पढ़ेंगे तो वो क्लियर क्लियर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी में, अब पॉलिटिकल में आ जाएगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अभी पावर में है, कितना फ्रीक्वेंटली उसकी चेंज हो रही है, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे कुछ अभियान निकलते हैं, स्किल इंडिया मूवमेंट निकलता है, मेक इन इंडिया मूवमेंट निकलता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपकी पॉलिटिकल डोमेन हो जाएगा। लेकिन लीगल में क्या आ जाएगा, कुछ लॉज बनाना, कुछ एक्ट पास करना। अब उसमें भी लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास किया है उसे हम कहते हैं, जैसे उसे हम एक्ट कहते हैं या लॉ कहते हैं, वैसे ही आपके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स और जुडिशरी के जजमेंट्स। अब इसमें भी जो कई सारे एक्ट बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट हो गया या फिर फैमा एक्ट हो गया, इन सारे एक्ट को फॉलो करना। कुछ आपके प्रोहिबिशन लगाया हुआ है कि इसकी एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, तो वो भी लॉज है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करना, ये आपका लीगल हो जाएगा। और फिर हमने ये देखा टेक्नोलॉजिकल। तो चलिए, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको ये क्लासेस समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या हम इसे और कैसे बेटर कर सकते हैं, वो सजेशंस भी हमें बताइए। थैंक यू।